हेलो बच्चों, गुरुकुल क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस में आनुवंशिकता चैप्टर के अंतर्गत लिंग निर्धारण पढ़ने वाले हैं। और हम जानते हैं कि हर जीव में जितने भी एकल जीव हैं वो सभी एकल जीव में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है और अलग अलग होने के कारण ही उसमें कुछ न कुछ एक दूसरे से भिन्न भी होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो लिंग निर्धारण जो पढ़ रहे हैं वह लिंग निर्धारण मनुष्य का मानव में लिंग निर्धारण किस तरह से होता है, किस तरह से संतान जो है लड़का होता है या लड़की होती है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो हम लोग जानते हैं कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या क्या होता है, 46 होता है। कितना गुणसूत्र की संख्या होता है, 46 होता है। और यह 46 गुणसूत्र में कुछ गुणसूत्र जो है प्रत्येक जोड़ी का जो एक गुणसूत्र होता है वह अंडाणु के द्वारा जो है माता से प्राप्त होता है और दूसरा जो शुक्राणु होता है वह पिता से प्राप्त होता है। अब जब शुक्र जनन का होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा है ना 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। यह जो 46 है वह 46 में से 2 तरह का शुक्राणु बनते हैं या 2 तरह का अंडाणु बनते हैं, जिसमें से जो 23वां जोड़ा होता है, क्योंकि 46 है, 46 में से 23 जोड़ा हुआ और 23 जोड़ा में से जो 23वां जोड़ा होता है वह 23वां जोड़ा में X गुणसूत्र होता है, मतलब 22 + X कहिए, ठीक है। और एक और होता है जिसमें 22 + Y गुणसूत्र होता है। किसमें? शुक्राणु में। अब है कि तो यहाँ पर आप समझ गए हो कि 2 तरह का शुक्राणु बनते हैं। आधे के जो 23वां जोड़ा होता है उसमें 22 + X गुणसूत्र आता है और जो आधे होते हैं उसमें भी 23वां में 22 + Y गुणसूत्र होता है। लेकिन नारियों में समान गुणसूत्र होता है, ठीक है। नारियों में, यह पुरुष का बात है, लेकिन जो नारी हैं उन सभी नारियों में 22 + X गुणसूत्र होता है। 22 + X गुणसूत्र, 22 + X गुणसूत्र, दोनों में इसी तरह का गुणसूत्र होता है। तो यह होता है नारियों में और यह होता है पुरुषों में गुणसूत्रों की जोड़ी। अब इसमें संयोग डिपेंड करता है कि किस तरह से संयोग हो रहा है और किस तरह से संतान की उत्पत्ति हो रही है और संतानों में लिंग का निर्धारण किस प्रकार हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लिंग निर्धारण क्या है। इसका है कि किसी शिशु को जन्म से पूर्व माँ के गर्भ में ही लड़का या लड़की होने की भविष्यवाणी करना लिंग निर्धारण कहलाता है। और यह क्या है, अब गैर कानूनी है, सरकार के द्वारा अपराध घोषित कर दिया गया है। इसलिए जहाँ पर भी अल्ट्रासाउंड या ये सब होता है, सोनोग्राफी, वहाँ पर यह सब वहाँ लिख दिया जाता है लिंग निर्धारण दंडनीय अपराध है, ठीक है। तो अब यहाँ पर है कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसके बारे में समझेंगे। तो कहता है कि मानव की कोशिका में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। पुरुष के लिंगी गुणसूत्र XY होता है तथा स्त्री के लिंगी जो गुणसूत्र होते हैं वह XX होते हैं, द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पिता द्वारा दिया गया Y गुणसूत्र बच्चे का लिंग निर्धारण करता है। बच्चे का लड़का या लड़की होने का जो है यह Y गुणसूत्र है। Y गुणसूत्र से ही क्लियर होता है कि लड़का होगा कि लड़की होगा। जब पिता का X गुणसूत्र शामिल होता है तो लड़की मतलब XX जन्म होता है, और जब पिता का Y गुणसूत्र शामिल होता है तब लड़का XY का जन्म होता है। और यहाँ पर एक फिगर के रूप में आपको हम दिखा दिए हैं। इसी को पुनः समझना चाहते हैं तो पुनः समझ सकते हैं। पिता में जानते हैं कि X और Y गुणसूत्र होता है पिता में, और माता में क्या होता है, X गुणसूत्र होता है। यदि पिता का X गुणसूत्र और माता का भी X गुणसूत्र हुआ तो X हुआ, जो लड़की के जन्म का प्रमाण है। इससे क्या होगा, लड़की का जन्म होगा। लेकिन पिता का X न होकर के पिता का Y गुणसूत्र हुआ और माता में तो सब X गुणसूत्र ही है, तो X और Y होगा, जिससे लड़का का संतान जो होगा वह लड़का होगा। और इस तरह से लड़का और लड़की के लिंग का निर्धारण होता है। तो इसलिए लड़का और लड़की का जन्म का जो गुणसूत्र जो होता है वह किसके पास है, पिता के पास है।
क्योंकि बाह्य गुणसूत्र जो है लिंग के निर्धारण में भूमिका निभाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि पुरुष का जो गुणसूत्र होता है संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। अगला जो टॉपिक है वह है जीन। जीन क्या होता है? तो गुणसूत्रों पर पाए जाने वाली वे भौतिक इकाइयाँ जो पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती है उसे जीन कहा जाता है। ठीक है, जीन क्या आता है? गुणसूत्र का एक इकाई है, मतलब जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो भी माँ बाप का लक्षण होता है, जो अगला पीढ़ी में स्थानांतरण होता है वह जीन के कारण ही होता है। और जीन वो होता कहाँ है? तो जीन जो है डीएनए में स्थित होता है। जीन डीएनए में स्थित होता है और कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाला प्रत्येक गुणसूत्र, जानते हैं कोशिका का जो केंद्रक होता है उस केंद्रक में क्या होता है? धागा नुमा स्ट्रक्चर देखिएगा, देखने को मिलेगा। तो वह गुणसूत्र जो है उसी के अंतर्गत गुणसूत्र, उसी के अंतर्गत केंद्रक के ही अंतर्गत गुणसूत्र पाया जाता है। और प्रत्येक गुणसूत्र जो है डीएनए का बना होता है। अब जीन का क्या काम है? जीन कोई काम भी करता है। तो जीन का काम है कि जीन जो है आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है। जो भी माँ बाप का गुण है वह जीन के माध्यम से ही अगला पीढ़ी में जाता है। और दूसरा है जीन पैतृक लक्षणों को अगले पीढ़ी में पहुँचाती है। ठीक है, और जो भी पैतृक लक्षण है, माँ बाप का जो लक्षण है वो अगला पीढ़ी में उसके अगले संतानों में देखने को मिलता है। तो यह जीन के कारण ही संभव होता है। तो यह जीन का काम था। अगला जो टॉपिक आपका है कि डीएनए आनुवंशिकता में डीएनए की कोई भूमिका होता है। ऐसे डीएनए का फुल फॉर्म आप जानते ही होंगे, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब है कि आनुवंशिकता में यह डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कोई भूमिका निभाता है तो उसका कुछ भूमिका भी है। तो उसमें पहला भूमिका क्या है कि यह एक आनुवंशिक पदार्थ है जिसमें नाइट्रोजन युक्त क्षारों की व्यवस्था में सभी आनुवंशिकताएं कूटबद्ध होती है। ठीक है, उसमें देखे होंगे कि जब डीएनए का जब स्ट्रक्चर देखिएगा तो डीएनए के अंतर्गत क्या होता है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन ये सब रहता है। उसमें देखिएगा ए लिखा रहेगा, जी लिखा रहेगा, सी लिखा रहेगा, टी लिखा रहेगा, यह सब लिखा रहेगा। तो वह डीएनए का स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो जब उसका स्ट्रक्चर देखिएगा तो यह स्ट्रक्चर में क्या होता है? इन लोग एडेनिन के साथ थाइमिन जो है डबल बॉन्ड के साथ रहेगा और गुआनिन के साथ जो है साइटोसिन वह ट्रिपल बॉन्ड के साथ होता है। तो यह 4 प्रकार के क्षारक होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। ठीक है, अब आपको है कि क्षारकों की व्यवस्था में यह इस तरह से सेटिंग रहता है। यह द्विगुणन द्वारा अपनी अनुकृति बनाता है जो जनन के माध्यम से संतान में पहुंचती है। दूसरा इसका भूमिका है कि यह विभिन्नताएं उत्पन्न कर सकता है। और तीसरी इसकी भूमिका है, तीसरी चौथी, यह जैव रसायनों के संश्लेषण को नियंत्रित करता है। और इसका लास्ट जो भूमिका हम यहाँ पर बताने वाले हैं कि यह प्रतिलेखन द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। तो यह डीएनए का आनुवंशिकता में भूमिका है और डीएनए का स्ट्रक्चर भी आपको दिखा दिए हैं। अगला वीडियो में हम लोग डार्विन के जो विकास का सिद्धांत है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।